डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो पहला वीडियो होगा। इसके बाद आज के वीडियो का क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। ग्रेजुअली हम लोग इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे, इसलिए इसमें अप्रॉक्सीमेटली आज तो 1 हो रहा है, 2-3 वीडियोस आएंगे। तो तैयार रहिए कि आपको जितने भी वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगे 1, 2, 3 सारे आपको देख लेने हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा बिना पढ़े। क्योंकि मैं जब आप एमसीक्यूज भी बताऊंगी आपको तो थ्योरी समझाते ही हुए बताऊंगी, इसलिए आपका क्या होगा कि दोनों काम निपट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। होपफुली तीन वीडियोस मैं आपको डालूंगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान से सारी बातों को सुनना है, समझना है और उसको दिमाग में रखना है। ओके, तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर पे चलें, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए ना पीरियोडिक टेबल का। तो होपफुली कि आपको होगा ही जानकारी, क्योंकि क्लास 10th में भी पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लेते हैं, हल्का सा ले लेते हैं। जो बोलूंगी मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो मेरी बातों को सुन के लिख भी सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को सुने, दिमाग में रखें और लिखें। देखिए, ये मेरे पास छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ध्यान से समझना क्या क्या बता रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, उसके बाद बारी आती है ग्रुप और पीरियड की। तो यहाँ पे समझिएगा, वर्टिकली जब आप बात करते हैं ऐसे टॉप से बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम की ओर, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप। ओके, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हो, लेफ्ट टू राइट की बात करते हो, यानी हॉरिजेंटली देखते हो इसे, तो उसे कहते हैं पीरियड। जैसे अगर हम कहेंगे कि ग्रुप 3 का एलिमेंट, ग्रुप 3 का एलिमेंट, तो आप कहना ग्रुप 3 का एलिमेंट स्कैंडियम एंड वाइटेरियम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ग्रुप पीरियड 3 का एलिमेंट, तो पीरियड 3 का एलिमेंट कौन हुआ? पीरियड 3 का एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, फिर ऐसे करते हुए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि ग्रुप और पीरियड को कैसे करना है। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ पीरियड हैं इसमें? तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। ग्रुप कितने हैं? 18। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ध्यान से तो दिख जाएगा आपको। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया है और ग्रुप भी दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे करते हुए 18 तक आ गए। ठीक है, 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्ट गैस होते हैं जिसका आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से भरा रहता है। ओके, ये बातें समझ गए आप? अब ध्यान से समझिए, ये जो आगे आप देख रहे हैं, इसका एक मैं आपको बनाती हूँ, ठहरिए। देखिए, एक रफली अगर बनाया जाए पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखा आपने कि ये जो ग्रुप है आगे का, ये वाला, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो है दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, उसके बाद ये जो बीच में बच गया यही कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसे एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स जो भी इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, इसलिए वो एस ब्लॉक हो गया। उसी तरह से इनमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे जो नीचे आप दो देख रहे हैं, ये लेंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टिनाइट सीरीज है। ये लेंथेनाइट सीरीज है। ये इसकी कहानी अलग है जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं 12th में भी आपको पढ़ाऊंगी, पढ़ा भी रखा है मैंने 12th वालों को। तो यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि यहाँ इसी डी ब्लॉक से निकाल कर ये दोनों आता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्लास 12th का सिलेबस है,
ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पड़ता है, एस और पी के बीच में पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड डी ब्लॉक इसलिए कहलाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सबसेलोग के नाउ। ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पहले वाला जो है वो कहलाता है अल्कली मेटल। ये क्या कहलाता है? अल्कली। ठीक है, अल्कली मेटल है। हाँ, ये भी जान लीजिए कि एस और एस में दोनों जो है ना वो मेटल है, पी में ज़्यादातर नॉन मेटल है और ये मेटल है। ठीक है, तो और सेकंड में जो होता है मेटल एस के अंदर, आप लिख लेना अपनी कॉपी में बना के, ऐसे ही लिख के बना के। ठीक है, एस के अंदर जो दूसरा है ग्रुप उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको। ठीक है, तो आपने जान लिया कि एस ब्लॉक में दो तरह का हो गया अल्कली, अल्कली मेटल इसलिए क्योंकि अल्कलीज में सॉल्यूबल होता है ये। उसके बाद ये डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ये अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही लिख देती हूँ आपको, ताकि आप भी इसी तरह से लिख लें। ठीक है, रिप्रेजेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, रफली आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई। अब यहाँ पे देखिए, जब एटॉमिक साइज की बात हम करते हैं कि एटॉमिक साइज किधर बढ़ता है, आयोनिक रेडियाई किधर की तरफ बढ़ता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी करता है, और मान लीजिए जो भी आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सारा जो वेरिएशन की बात जब हम करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई आपको? डिफरेंस आपने समझा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यही है कि कैसे क्लासीफाई किया गया है, इसमें मेटल्स हैं, इसमें नॉन मेटल्स हैं, कैसे है, क्या है, सब बता दिया आपको। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होता है हर एक प्रॉपर्टीज का, तो वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। तो वो एमसीक्यूज हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपने किया। अब इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने ये आपको समझा दिया। अब आप देखना कि फटाक से आप एमसीक्यूज कर लोगे, आपको एक जरा वक्त नहीं लगेगा। तो होपफुली कि आपने ये समझ लिया है कि जो मैंने आपको समझाया, ध्यान से आपने समझा। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज के तरफ। अब आपको एमसीक्यूज बनाना आसान भी लगेगा, फटाक से आप बना लोगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन। तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीव साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पेरियोडिक टेबल बनाया था, जिन्होंने पहली बार पेरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को सजाना है, क्या करना है, ये चीज़ दिमाग में, जहन में लाया और उसे किया। मतलब देखिए, मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल को आज के डेट में मॉडिफाई करके मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बना लिया गया। लेकिन अगर मेंडलीव साहब ने नहीं बनाया होता पेरियोडिक टेबल, तो फिर शायद थोड़ा और वक्त लग जाता इसके आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ही पेरियोडिक टेबल का निर्माण किया, बहुत सारी ऐसी बातें की, ऐसा काम किया जो आज के डेट में सही साबित हो रही है। ठीक है, तो वो सारी बातें थ्योरी के चैप्टर में, थ्योरी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप इतना ही जानिए कि मेंडलीव साहब ने एक ही गलती करी थी कि उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट है, जो थोड़ा लेंदी हो जाता है, जो कि आज मॉडर्न वाले में क्या कर दिया गया है, उसी चीज़ को चेंज करके सिर्फ क्या कर दिया है कि पेरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या कहा था, एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? एटॉमिक वेट पे। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? यही उन्होंने कहा था, मेंडलीव साहब ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मॉडर्न क्या कहेगा? पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, पहला कंप्लीट। दूसरा चलिए, अब देखिए आ गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे करता है। लॉन्ग फॉर्म को ही पेरियोडिक, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, एटॉमिक नंबर। ओके, लॉन्ग फॉर्म को ही क्या कहते हैं? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। क्लियर? समझ गए आप इतना? चलिए, क्वेश्चन
नंबर 3 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स। तो ये जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे खरीद के, बड़ा वाला लीजिएगा जिसमें कि पूरा अच्छे से लिखा रहता है हर चीज़, तो उसमें ये जो है ना इसमें नहीं दिया है, इसमें वो फर्स्ट बी और सेकेंड बी नहीं माना है, जबकि यहाँ पे आपका फर्स्ट बी और सेकेंड बी होता है। जब आप एक पीरियोडिक टेबल जो बड़ा वाला आता है ना चार्ट वाला, वो जब आप खरीदेंगे तो उसमें सारा लॉन्ग फॉर्म में दिया रहता है। तो फर्स्ट बी और सेकेंड सेम एटॉमिक रेडियाई। अब इसमें नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई किनका है? तो देखिए सेट दिया हुआ है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और ये सब जो दे रखा है इसका आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। होमवर्क है आपके लिए, एटलीस्ट 30 तक आप याद करके रखिए कि 30 तक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब एटॉमिक रेडियाई की बात करेगा तो आपको करना क्या है, इसमें यह देखना होगा कि आपका सेम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहा है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर तो कभी भी सेम एटॉमिक रेडियाई नहीं हो सकता है, ठीक है। और जब पीरियड में भी आप जाएंगे तो उसमें भी आपको देखना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये सब ग्रुप का है, जबकि यहाँ पे देखिए फेरस का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है और कॉपर का 29 होता है। तो आपने देखा कि ऐसे करके बढ़ रहा है, यानी पीरियड में आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें यहाँ पे क्या होता है आपको पढ़ना है क्लास 12 के अंदर जाके। इस पोर्शन पे शिल्डिंग इफेक्ट काम करने लगता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे साइज में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, साइज में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण इन लोगों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। तो ट्रांजिशन मेटल में आप याद रखिएगा कि मतलब एक लिमिट तक बढ़ता है पहले, उसके बाद फिर शिल्डिंग इफेक्ट काम करता है। तो फिर आप कहोगे अब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैम? तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिखेगा, वहां से आप देख लें। हालांकि आप इसे याद रखें कि ट्रांजिशन मेटल जब अगर एक सीक्वेंस में आप ऐसे बढ़ रहे हो ना तो एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। इतना तो आप ध्यान में रख ही सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो देखिएगा। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। दूसरा है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। अलॉन्ग द पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, ओके। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। और चौथा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। तो एक बात जान लें आप कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ना अलॉन्ग द पीरियड बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। जबकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने के बाद जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है पीरियड में, आप जब ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, आपका EN बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं इंक्रीज करेगा। कोई एक ही चीज़ यहाँ पे, दो चीज़ जो है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों अपोजिट चीज़ है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है क्योंकि हम लोग मेटल से नॉन मेटल की ओर चले जाते हैं। और नॉन मेटल नेचर कैसा रखता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है, इसलिए अलॉन्ग द पीरियड हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो ये चीज़ हमारा आंसर क्या हो गया? ए। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ग्रुप टू 7 ग्रुप से मतलब ग्रुप फर्स्ट आपको अभी जो पीरियोडिक टेबल दिखाया है मैंने, तो ग्रुप फर्स्ट से 7 पे आप जब आते हैं तो क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर वाले में आप देख रहे हैं, जो ऊपर बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो इसलिए ध्यान से मैं कहती हूँ हमेशा हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझ में आने लगेगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है, इधर के लेफ्ट टू राइट गए तो अभी बढ़ा था ना ऊपर में, तो नीचे थोड़े घट जाएगा, यहाँ पे भी इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। समझ गए बात को? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी लेफ्ट टू राइट बोलेगा, अलॉन्ग द पीरियड बोलेगा, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट से 7th ग्रुप पे जाने के लिए कहेगा, तो भी आप
जंप करके नहीं जाओगे, ग्रुप ऐसे 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 करते हुए जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो 7 नंबर पे आ जाइए। हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाई, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाई अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैलोजन फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी खर्च करना होता है वो कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा एनर्जी आप खर्च करेंगे उतना हाइयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी कब खर्च करना पड़ेगा, जब आपका साइज छोटा होगा। जैसे साइज जब छोटा होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ अच्छा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देना होगा, तो क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें से देखिए अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रुप पहला ही ये में था आपका अल्कली मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैलोजन फैमिली। देखिए हैलोजन फैमिली का नेचर कैसा होता है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिखाता ही नहीं है, वो दिखाता क्या है, वो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसका। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हैलोजन फैमिली में आप इलेक्ट्रॉन अगर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, हैलोजन फैमिली का होगा। क्योंकि हैलोजन फैमिली मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है न कि बाहर करेगा। और वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत स्ट्रांग होता है। और मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया है, साइज जितना छोटा होता चला जाएगा उतना आपको एनर्जी का खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, हैलोजन फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज, तो ये तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इन चारों में से कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच पेयर द सेकेंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट। ध्यान से क्वेश्चन समझिए सिर्फ, कि इन पेयर में से कौन सा जो है लार्जर है, सेकेंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट, सेकेंड ये है, ये है लार्जर देन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन तो दिया, एक ही ग्रुप का है, लेकिन क्लोरीन बाद में दिया, ब्रोमीन पहले दे दिया। तो कहना क्या है कि क्लोरीन को बड़ा होना चाहिए था। क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा, यही इसका मकसद है मेरा, कि द सेकेंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट, ये बड़ा होना चाहिए था ब्रोमीन से, जबकि ब्रोमीन का होता कितना है, 35 होता है, या क्लोरीन का 17 होता है। तो कौन बड़ा होगा, ये ना बड़ा हो गया, जबकि होना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जबकि ये बड़ा हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम, तो अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया था, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम, इसका 11 है और इसका 12, तो ये तो आपका चला ऐसे है ना। तो जब आप पीरियड अलोंग द पीरियड जाते हो तो साइज घटेगा न कि बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे एसआर और सीए का पेयर भी आपका उसी तरीके का है। देखेंगे आप, देखिए एसआर आप ढूंढिए कहाँ है आपका और सीए कहाँ है। तो देखिए आप देखिए अपने आगे में पीरियडिक टेबल रखिएगा, तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एसआर है और ये है, अगर यही क्वेश्चन को लिखता, सीए को पहले लिख देता, एसआर को इधर लिख देता, तो ये आंसर हो जाता। क्योंकि हमें कहना क्या है कि सेकंड लार्जर देन फर्स्ट, तो यहाँ सेकंड शॉर्टर देन फर्स्ट हो गया। और एन और पी में सिर्फ क्या है कि नाइट्रोजन का होता है 5 और आपके फास्फोरस का होता है 15। तो नीचे जस्ट आपके नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस है। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता चला जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया, एन और पी। ठीक है, ये ध्यान देना था, ये बड़ा होना चाहिए था इससे, बस इसके चलते हम लोगों को ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो आपके लिए कितना एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल था। मतलब आप कभी कभी बच्चे गलत लगा देते हैं, अगर इसमें तो ये बड़ा है ही, ऐसे मार दिया, ठीक, वैसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
An element X occurs in a short period having configuration NH2 and P1, ठीक है, outermost का दिया है। द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज, तो देखिए फॉर्मूला तो पता है कि ये 3 है, तो ये तीनों शेयरिंग करेगा और बनाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्साइड बनाना है तो ये बनेगा आपका क्या, H2O3, H2O3, क्योंकि जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना ऑर्डर मोस्ट का, तो यही बनता है। जब आप थ्योरी आपने पढ़ा होगा इसका, या नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी ही आगे, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपका कोई एक्स एलिमेंट है और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, H2O3, जो कि एम्फोटरिक नेचर का होता है। जैसे आपने बनाया था ना Al2O3 बनाते हैं, तो ये क्या होता है, एम्फोटरिक नेचर का होता है। और एल्यूमिनियम का होता है ना आपका 13 होता है। कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1 होता है ना ऐसा। तो ये लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है NH2NP1 जैसा, तो इस वजह से इसका क्या कहेंगे हम लोग कि ये H2O3 की तरह है, इसीलिए और ये नेचर कैसा होता है इसका, एम्फोटरिक नेचर का होता है। तो आंसर हो गया सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सीरियम इज मेंबर ऑफ, तो इसको याद करना है आपको। सीरियम जो है 58 है ना, 57 के जस्ट बाद आता है ना 58 आता है लेंथेनाइट सीरीज में, तो इसलिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। डी ब्लॉक से हट के नीचे की तरफ चला आता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, मैं इसलिए इसको अपने सामने ही मैंने रखा है ताकि आपको बार बार दिखाया जा सके। देखिए यहाँ है ना लेंथेनाइट में सीरियम यहाँ पे, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ न्यूट्रल एटम विल हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितना ही आपका इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना ही ईजिली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। मतलब ईजिली मतलब कम खर्च में कर सकते हैं, यानी लोएस्ट एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट अभी मैंने आपको समझाया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी देना है, तो आउटर मोस्ट सेल से जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करा पाएंगे, कम खर्च में करा पाएंगे, तो वो लोएस्ट हो गया। लोएस्ट एनर्जी पूछ भी रहा है तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सी, तो आंसर हो गया सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 13 देख लीजिए, विच वन इज अ मेटलॉइड। तो मेटलॉइड याद रखिए जर्मेनियम को है, यहाँ पे जो ऑप्शन में जर्मेनियम जाएगा आपका, इसलिए क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच है। फिर से आपको एक बारी कहूंगी कि पीरियोडिक टेबल ध्यान से रखिए। यहाँ पे देखिए जर्मेनियम है, ये जस्ट पी ब्लॉक के बाद जो स्टार्ट होता है उसके बीच में पड़ता है, तो कुछ ऐसा है जो कि मेटल्स नॉन मेटल से मिलता जुलता गुण रखता है, इसलिए उसे मेटलॉइड कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेटलॉइड है। ओके, जर्मेनियम यहाँ पे मेटलॉइड हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट पे चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हैलोजेंस आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट रिएक्टिव, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आर नॉन मेटल्स। देखिए ये है कि इसमें जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी आपको सही लगेगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव ये भी सही लगेगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन चलिए तो ये तो मान लीजिए ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव को आप काट दोगे। ठीक है, लेकिन बारी आती है हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और फिर आता है आर नॉन मेटल्स, तो आपको नॉन मेटल्स भी लगेगा क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है, हैलोजेंस आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही जाएगा ये मारिएगा टिक। ठीक है, आप ये मत देखिएगा कि ये सारा का सारा तो सही है, ये है वो है, वैसे नहीं करना है कुछ भी। सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। और बाकी जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो है,
वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी वजह से वो P(S)7 सेम ग्रुप में प्लेस है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उसके अलावा भी नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या वो सारे एक ही ग्रुप में है? नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी जाएगा। आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन, कैसे आंसर करना है, समझ समझ के लिखिएगा बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एलिमेंट्स एक्स वाई जेड एंड जे हैव द इंडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्टिंग विथ इनर मोस्ट सेल, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज। तो इसमें सबसे मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक बोला है, नॉन मेटालिक नहीं बोला है। ध्यान देना है आपको, बस मैं आपको सिखा रही हूँ एमसीक्यूज को सही तरीके से पढ़ना और बनाना, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट मेटालिक कौन होगा? जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 8 3 है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होगा। वाई में तो पूरा पूरा भरा हुआ है, तो इनर्ट गैस है, इसको तो हटा ही दीजिए, काम ही नहीं है इसका। हाँ, तो फिर देखिए जेड में है 2 8 8 1 और जे में है 2 8 8 7। तो ये जो 7 आप देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। तो ये क्या है हमारा? ये हैलोजन ग्रुप है। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन देखा आपने, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये आपका नॉन मेटल्स में चला गया। और हमारा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट मेटालिक, नॉन मेटालिक नहीं, मोस्ट मेटालिक। तो आंसर हमारा जेड, ठीक है, सी हो गया। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा क्या, लास्ट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी आसान, और ये सबसे बड़ा दिख रहा है कि बड़ा है, साइज में भी बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, पॉजिटिव चार्ज बियर करना आसान होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर भी अच्छा होगा। आप समझ गए बात को, कैसे होगा मेटालिक कैरेक्टर, क्यों अच्छा है इसका, है ना। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पेसीज इज। इस क्वेश्चन को आप देखें, और भी इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ध्यान में रखना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि I+I और I- में कौन बड़ा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो जो निगेटिव चार्ज हो गया ये बड़ा हो जाएगा किससे? अपने पेरेंट एटम से। बड़ा हो जाएगा किससे? अपने पेरेंट एटम से। आयोडीन पेरेंट एटम हो गया, और पेरेंट में जुट गया इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिव हो गया। और आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पेरेंट से छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पेरेंट से छोटा होता है। बात आई समझ में? पेरेंट से बड़ा होता है अनायन, और पेरेंट से छोटा होता है कटायन। तो इस तरह का सीक्वेंस जहाँ भी है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो I-I I+, तो ये डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिस इज एन इनर्ट गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन और रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए आप ध्यान देंगे, जब मैंने आपको इंट्रो दिया था कि थोड़ा सा समझ लीजिए, तो उस समय मैंने आपको बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल टू BNC, BEMG, CA, AR, KR, CA और SEPEAS। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टेव्स लॉ आपको पढ़ना है थ्योरी सेक्शन में, जहाँ पे है कि ऑक्टेव्स का लॉ क्या कहता है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ इसे कहते हैं। तो इसमें क्या था, उन्होंने कहा कि हर एक 8 एलिमेंट्स के बाद जब उन्होंने एटॉमिक वेट के अनुसार सजाया एलिमेंट्स को, तो पाया कि हर एक 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वो रिजम्बल होता है, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। तो उसी को उन्होंने ऑक्टेव्स लॉ के नाम पर रखा, और उसमें जो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जाएगा आपका BEMG, CA। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ईच ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट लास्ट वन कंटेन्स 12 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। तो लास्ट का जो आप देखते हैं, जो शुरुआत का है उसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी में क्या हो जाता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आने की वजह से उसका
वो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण आप कहेंगे क्या कि हर एक ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट वाले को छोड़ के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको दिखाया है, शुरुआत में भी बताया था ये सारी बातों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। एक्टिनाइड्स आर ऑल सिंथेटिक एलिमेंट्स, इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स और हैव वेरिएबल वैलेंसी, हैव ओनली शॉर्ट लाइव्ड आइसोटोप्स। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्टिनाइड्स में ये सारे गुण होते हैं, लेकिन जैसे सिंथेटिक एलिमेंट्स है तो ऐसा नहीं है कि ऑल एलिमेंट्स सिंथेटिक नहीं है इसके अंदर। इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो सटीक जाएगा कि सबसे सही चीज़ क्या है, तो हैव वेरिएबल वैलेंसी। जो भी एक्टिनाइड्स हो, लैंथेनाइड्स हो, कुछ भी हो, वो सबके सब क्या दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन कौन सा होगा, सी, हैव वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, फिर देखिए 21 है, वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय टिपिकल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नन। तो वेरिएबल वैलेंसी जब कभी आ जाए ना आपके सामने तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही मारेंगे। और यहाँ पे चूंकि एक्टिनाइड्स है तो एक्टिनाइड्स भी तो निकल कर बाहर आया था, किससे, ट्रांजिशन से ही। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन से ही बाहर आया है, इसलिए ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो उसी तरह से यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया आपका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप आर कॉल्ड। फर्स्ट ए और सेकेंड ए शुरुआत के क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, जब आपका अलग अलग दिया नहीं है, अल्कली नहीं दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं दिया है, तो वैसे केस में हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स में टिक लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू ग्रुप ऑफ। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायड्स को समझ लीजिए। लॉ ऑफ ट्रायड कहता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 3 एलिमेंट्स लीजिए, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड का यानी फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक वेट का एवरेज यानी हाफ, जस्ट हाफ हो जाएगा किसका, बीच वाले का। ठीक है, तो वो हो जाता है लॉ ऑफ ट्रायड्स, जो कि डॉवर्नियर साहब ने दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो दिया है ना पर्टिकुलर ग्रुप, उसी को लिखना है टिक में। ऐसा नहीं कि जैसे ये देखिए मैंने बनाया था इसे, तो 12 ये इसका वेट हो गया 14, तो इसे मैंने सॉल्व किया था कि चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए ये दोनों को ऐड कीजिएगा, इसका 12 इसका 16, तो 12 + 16 कितना हो गया, 6 2 8 1 1 2। इसका जब आप हाफ करोगे तो 14 तो आ ही गया, लेकिन ये नहीं जाएगा टिक में, क्योंकि जो डॉवर्नियर साहब का ट्रायड दिया गया है ना, उसमें उन्होंने वो खास एलिमेंट्स लिया, उस पर ही उन्होंने किया, इसलिए यहाँ पे जो आप टिक आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन करेंगे। लॉ ऑफ ट्रायड्स का जब आप देखेंगे तो ग्रुप है जो कि आपको उन्होंने ही दिया है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक है सीक्वेंस क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी अगर रहता तो ऑप्शन में चला जाता आपका, है ना। उसके बाद अगर ऑप्शन में आपका रहता कैल्शियम, CaSr और Ba, तो ये भी आपका जाता। यानी आप 3 ट्रायड याद कर लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम Na और CaSr Ba। ये आपके NCERT बुक में जो दिया है वही मैं बता रही हूँ, कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, तो मतलब रूल आप जानिएंगे कि लॉ ऑफ ट्रायड्स ये है। ठीक है, कि जो आपको बताया गया कि फर्स्ट और लास्ट का ऐड कीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जो एलिमेंट नोन थे उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सजाया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो आपको दिया, जो उन्होंने सोचा है ना, ट्रायड के रूप में जो सोचा वो आपको दिया, तो उन कौन सा एलिमेंट उन्होंने कंसीडर किया ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आपका ऑप्शन जाएगा। बात आ रही समझ में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको समझने में हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो में डालूंगी, तो उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये तो आसान है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है भैया, 8 हॉरिजेंटल 8 वर्टिकल, नो 7 हॉरिजेंटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो आई थिंक यही सही है, क्योंकि 7 हॉरिजेंटल है, पीरियड 7 है और 18 वर्टिकल
कॉलम है, यहाँ पे रोज ही लिखा गया है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसी तरीके से लिखा गया था तो मैंने लिखा है इसे, लेकिन आप यहाँ पे 7 हॉरिजेंटल एंड 18 वर्टिकल रोज लिखा है इसने, ठीक है। तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें टिक मैंने लगाया है, टिक किया है, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कि 7 हॉरिजेंटल रोज, ठीक है, और 18 वर्टिकल कॉलम। समझ में आई बात? ये पूछा गया क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी तरीके से लिखा है ताकि आप भी समझें कि 25 नंबर क्वेश्चन है, इन द periodic टेबल द मेटालिक कैरेक्टर डैश विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो आप जान ही रहे हैं कि ग्रुप में भी जाएंगे तो भी बढ़ेगा और पीरियड में जाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर की बात है तो आप ध्यान रखें, मेटालिक कैरेक्टर आपका ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि आपके पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर घटता है। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल्स की ओर जाते हैं आप, इसलिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा ये आपको देखना है। तो क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज इन पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ग्रुप। तो ओबियस है इंक्रीज इन ग्रुप होता है मेटालिक करेक्टर, जबकि डिक्रीज इन पीरियड होता है। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी आप समझ लीजिए, इंक्रीजेज इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेज इन ग्रुप, ये हो ही नहीं सकता है कि मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज इन पीरियड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ता चला जाता है ना। और आपका ये जस्ट उल्टा बात लिखा गया है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। इंक्रीजेस बोथ इन पीरियड एंड इन द ग्रुप, दोनों बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने आपसे बहुत बारी कहा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है मेटालिक करेक्टर, जबकि आपका लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो घटता है। तो दोनों सेम है, ऐसा हो नहीं सकता। डिक्रीजेज इन पीरियड एंड ग्रुप दोनों में घटता है, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा लगा हमें, ए, कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में और इंक्रीज करता है इन ग्रुप में। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने किया। आपको समझ में आ गया होगा इतनी देर में कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाऊंगी आगे चलकर। तो इसके लिए फटाक से कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज मैंने बताया, आप लोगों ने मुझे बहुत डाला हुआ था कमेंट में कि मैम ये बताइए, तो मैंने ये आपको समझाया है। होपफुली कि आप इस आशा के साथ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।